Hello everyone, my name is Vivek Sharma, and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article we will be talking about father's role in the reproductive health. Second article में we will be discussing about hantavirus. Then we will be talking about the marine pollution. Then last article we will be discussing about Atlantic meridional overturning circulation. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा स्पर्म और एग के मीट से एक बच्चा पैदा होता है, एक बेबी पैदा होता है। तो अभी तक हम मदर के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस करते थे एंड फादर बीइंग निग्लेक्टेड। जैसे अगर आप देखें गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, इंद्रधनुष योजना हो गया, अनीमिया मुक्त भारत हो गया। द मोर फोकस्ड अपॉन फीमेल एंड कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस है एंड फादर की जो हेल्थ है उसको निग्लेक्ट किया जाता है इसमें। मतलब यहाँ पे ये कहा जाता है कि एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस में मदर का एक्टिव रोल है एज कंपेयर टू फादर। अब इसका बेस बनता है वाइसमैन बैरियर मिथ, जहां पे ये कहा जाता है कि भाई ये जर्म सेल है स्पर्म एंड एग्स, इसमें जो स्पर्म है वो इंसुलेटेड है एनवायरनमेंट से एंड जिसकी वजह से फादर के लाइफस्टाइल का बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बट यहां पे इसी वजह से आप देखते हैं कि आज की डेट में जो आपके जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, इवन जैसे अगर आप देखें रिप्रोडक्टिव मटर्नल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ जो है, ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसे इंप्लीमेंट कर रही है एंड ये नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है। इसमें सिस्टमैटिकली फादर को निग्लेक्ट किया गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, इस थॉट प्रोसेस की वजह से। बट अभी यहां पे आप ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखें। जो बच्चे में बार बार इन्फेक्शन हो रही है ये सिर्फ मटरनल हेल्थ से एक्सप्लेन नहीं हो सकती, इसमें फादर के कहीं ना कहीं जीन्स का भी उतना ही रोल है। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों की हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अभी हम जो हेल्थ में देखते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग और मटरनल हेल्थ के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है फैमिली प्लानिंग के अंदर, उसे हमें कहीं ना कहीं रिवर्स करना होगा, यानी रिवर्स तो नहीं करना होगा, दोनों को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका देना होगा। यहाँ पर मटरनल हेल्थ के लिए पेरेंटल आप प्री नेटल केयर प्रोवाइड कर रहे हो, सेफ डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो, पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड कर रहे हो। बच्चे के लिए 28 दिन के अंदर उसकी कोई भी वनरेबल जो पीरियड में कोई भी बीमारी होती है उसके ऊपर आपका फोकस है। इम्यूनाइजेशन न्यूट्रिशन के ऊपर आपका फोकस है। देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू हम न्यूट्रिशन के ऊपर, या पोषण अभियान के थ्रू हम न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट कहते हैं इन सब में कहीं ना कहीं फादर का पर्सपेक्टिव, फादर का एंगल आपका मिसिंग है, जो कि इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट था। तो हमें आने वाली पॉलिसीज में फादर के पर्सपेक्टिव से भी पॉलिसी को डिजाइन करना चाहिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया मेंस का और ये प्रीलिम्स का। आइए अब बात करते हैं कोविड से भी डेडलियर एक वायरस के बारे में। देखो, इस वायरस के बारे में बात की जाए तो मोर्टालिटी रेट आपके कुछ रीजन्स में 50% से भी अबव है। कोविड के केस में ये 1% था। तो अगर ये वायरस फैलता है तो कहीं ना कहीं लार्ज स्केल में लोगों की डेथ हो सकती है। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं करता, ये एक अच्छी खबर है अभी के लिए। बट कोविड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करता था तो जिस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा थी, ये बैट्स के कारण होती है, ये रोडेंट्स के कारण यानी चूहे और चूही के कारण होती है। अब यहाँ पे इसके पेंडेमिक बनने के चांसेस कम है, बट क्योंकि ये इजिली आपका ट्रांसमिट हो सकता था तो इस वजह से ये पेंडेमिक कोविड बन गया। तो कहा जाता है कि भी देखो, हंता वायरस की बात की जाए तो जनरली ये हवा के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे आपने कोई भी कंटामिनेटेड सरफेस को टच किया उसके बाद वो हाथ अपने मुंह पे, नाक पे, आंख पे लगा दिया, उससे भी हो सकता है। बट बहुत रेयर केसेस में काटने से बीमारी मिलती है। तो कहा जाता है कि भी स्टार्टिंग में इसमें सिम्टम आते हैं जो हंता वायरस पल्मोनरी आपकी सिंड्रोम्स है। तो पल्मोनरी सिंड्रोम में आपको अमेरिका के केस में देखने को मिलता है जहां पर फीवर, चक्कर आना, मसल्स में पेन, और इसमें मोर्टालिटी रेट 38% है। दूसरी तरफ अगर हेमरेजिक फीवर एंड विद रीनल सिंड्रोम की बात की जाए तो ये यूरोप और एशिया में फैलता है और इसमें मोर्टालिटी रेट 1 से 15% के आसपास रहता है, जहां पे पेट में दर्द होना, फीवर आना, लाइक ठंड लगना, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी एक डच शिप, क्रूज शिप के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी, जो कि अर्जेंटीना से स्पेन जा रही थी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अभी घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे ये एक आरएनए बेस्ड वायरस है जो कि जूनोटिक नेचर का, एनिमल से ह्यूमन में फैलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमारे यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है देखभाल के लिए।
फिलहाल आप ये मान के चलो इसकी मोर्टालिटी रेट हाई है और डिटेक्शन बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब हमें करना क्या चाहिए? तो कहते हैं कि रोडेंट को कंट्रोल कीजिए, उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ने दीजिए, सेफ और क्लीनिंग के ऊपर फोकस कीजिए, पर्सनल प्रोटेक्शन के ऊपर आप फोकस कीजिए। वैसे ग्लोबल सर्वेलेंस ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट कीजिए, जिससे आप इस बीमारी को होने से पहले मतलब डिटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे नेशनल वन हेल्थ मिशन जो हमने लॉन्च किया था, उससे भी आप इससे रिलेट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं एनिमल, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट तीनों की हेल्थ आपस में रिलेटेड है, जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो पब्लिक अवेयरनेस, डायग्नोसिस को इम्प्रूव करना, ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो सकता है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन द कोविड एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स। अब बात करते हैं केरला की। अभी केरला में 2025 में आपकी MSC LSA-3 एंड MV-1 ये आपस में टकराती है, जिससे कैल्शियम कार्बाइड एंड कुछ प्लास्टिक पेलेट्स आपके पानी में फैल जाते हैं, जो कि समुद्र के किनारे आते हैं एंड यहां पर लॉन्ग टर्म पोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। तो इस चीज से सीख लेते हुए हमारे जो केरला गवर्नमेंट है, यानी केरला का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है NGT को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, कि कैसे ये एक प्लान क्रिएट कर रहे हैं फॉर ऑयल स्पिलिंग कंटीजेंसी प्लान। वैसे तो नेशनल लेवल पे भी है, जहां पे हम फोकस करते हैं कि भाई कोस्टलाइन और मरीन इकोसिस्टम को कैसे इस तरह के डेंजर से एक्सपोज होने से रोक सके। तो यहाँ पे हमारा फोकस है कि कैसे प्रिपेयर्डनेस को बूस्ट करे स्टेट, और आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, पोर्ट है, वो इसके लिए तैयार रहें, उनके पास इक्विपमेंट्स हो, पर्सनल हो इस चीज को सही करने के लिए, रैपिड रिस्पॉन्स हो, एंड ताकि रिस्क को कम से कम किया जा सके। अब इसमें अगर 700 टन तक का अगर वेस्ट है, तो ये स्मॉल एरिया यानी एक कली स्टेट इसको हैंडल कर सकते हैं, पोर्ट इंस्टॉलेशन इसको हैंडल कर सकते हैं। बट अगर 700 से 10,000 टन के बीच में है, तो यहाँ पे आपको रीजनल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, एंड नेशनल लेवल पे आपको कोऑर्डिनेशन 10,000 टन से ऊपर के लिए चाहिए की। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट तीनों मिलके इसके लिए काम करती है। तो कहते हैं अभी हुआ क्या है? तो कहते हैं यहां पर रिस्क असेसमेंट की गई है। तो रिस्क असेसमेंट में हमें यह पता लगा गल्फ ऑफ कच्छ एंड मुंबई हाई राइज, ये आपका सबसे ज्यादा वनरेबल एरिया है, एंड हमें एक सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं डेवलप करना चाहिए। ऐसे रिस्क असेसमेंट हर जगह होना चाहिए, एंड इसके बाद एक स्पिल मॉडलिंग होनी चाहिए कि भाई हवा की डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन, उससे कहां तक ये फैल सकता है एक लिमिटेड टाइम के अंदर। फिर लॉजिस्टिक और इक्विपमेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कैसे ये रेडिली अवेलेबल हो, ताकि जो पोल्यूशन है उसको दूर इलाकों तक फैलने से रोका जा सके, एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को भी यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। तो कहते हैं नेशनल स्टैंडर्ड जो आपने 2015, 18 और 24 के अंदर बिल्ड किए थे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको लोकल लेवल पे ढंग से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिस्पॉन्स प्लान को भी आपको इंक्लूड करना चाहिए कि भी जो मरीन स्पीशीज है इससे इफेक्ट होगी उसको कैसे बचाया जा सके, एंड वेरियस जो आप ये कह सकते हैं एजेंसीज हैं, उनके बीच में कैसे बेटर कोऑर्डिनेशन इंश्योर किया जा सके। इसके लिए ट्रेनिंग के पर्पसेस के लिए मॉक ड्रिल्स आप कीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी आप इक्विपमेंट्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, रोबस्ट ट्रेनिंग जो बाकी देशों में होती है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, एंड कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये ऑयल पोल्यूशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था मेंस का, एंड ये आपका प्रीलिम्स का। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल। तो अटलांटिक मेरीडोनियल सर्कुलेशन क्या होती है ये? देखो, इसको आपको मैं एक नॉर्मल सी चीज के साथ समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आपका गर्म पानी है, कहीं से भी आप इसे स्टार्ट कर लो। लेट्स से यहां से ये स्टार्ट हुआ और ये मूव करता है टुवर्ड्स दी पोलर एरिया। पोलर एरिया में जाके ये ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, ठंडा होते ही ये नमक को छोड़ देता है और फ्रीज कर जाता है। अब इससे पानी में नमक की मात्रा इंक्रीज होगी। पानी ठंडा था, नमकीन था, तो डेंसिटी हाई और टेम्परेचर बहुत लो। तो डेंसिटी, आप ये कह सकते हो कि सॉल्ट का कंटेंट हाई, यानी सलाइन है वाटर, प्लस आपकी डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर की वजह से भी चेंज होगी, क्योंकि जितना ठंडा पानी उतने मॉलिक्यूल पास में होंगे। तो इस डेंसिटी लो होने की वजह से यहां पे क्या होता है कि भाई आपका जो पानी है नीचे की तरफ सिंक करता है। अब दूसरी तरफ नीचे से एक अंडर करंट मूव करेगा। ऊपर वाला तो जो वेव होती है वो आपकी हवा की वजह से चलती है, बट ये जो नीचे वाला करंट है, ये सब करंट जो है, ये चलता है आपकी जो थर्मल डिफरेंस है एंड प्लस जो सैलिनिटी का डिफरेंस है इसकी वजह से।
तो ये अंडर करंट आपका मूव करेगा, इक्वेटर के पास आएगा, यहाँ पे आते ही पानी गर्म हो जाएगा, ऊपर आएगा एंड सर्कुलेशन आपकी होगी। अब ऐसा ही ये पूरा सर्कुलेशन पूरे वर्ल्ड में घूमता है, जो फिशिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जहां जहां भी इसमें अपवेलिंग होगी, जैसे इक्वेटर के पास मैंने आपको बताया, ऐसे गर्म एरिया में जहां पर भी ये अपवेलिंग होगी, उन सब एरिया में आपके बेस्ट फिशिंग ग्राउंड मिलेंगे वर्ल्ड में। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसा आपने आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, 80% जो टेम्परेचर सर्कुलेशन होती है, यानी अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो 3 हिस्सों में हमने वर्ल्ड को डिवाइड कर रखा है। एक है आपका हीट सरप्लस जोन, ये इक्वेटर और ट्रॉपिकल एरिया। एक टेम्परेट जोन आ गया, यानी इसे टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन कहते हैं, यानी बिल्कुल ठंडा इलाका। तो 80% टेम्परेचर सर्कुलेशन हवा के कारण होती है, बट 20% होती है आपकी किसके थ्रू, आपकी ओशन वाटर के थ्रू। तो कहते हैं ये पूरा क्लाइमेटिक सिस्टम इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कैसे, इसे समझो। देखो, जो फ्रेश वाटर है, ये आपका फ्रेश वाटर अभी बहुत तेजी से, क्योंकि बर्फ मेल्ट कर रही है इन एरियाज में, अटलांटिक वगैरह एरिया में, तो फ्रेश वाटर आएगा, जिससे कहीं ना कहीं ये जो सिंकिंग हो रही थी वो उतनी आसान नहीं रहेगी, एंड जो कि आपका जो वाटर सर्कुलेशन है उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगी। अब वाटर सर्कुलेशन के ऊपर इंपैक्ट डालेगी, ना तो आपकी अपवेलिंग होगी जिसकी वजह से आप फिशिंग देख रहे थे, और उसके अलावा रेनफॉल पैटर्न में चेंज आने की वजह से ये आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी असर डालेगा। क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया जैसे इंडिया जैसे एरिया में, जहां पर आपको मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता था, वो आपका इंपैक्ट होगा। तो कहते हैं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं हमें डीकार्बनाइजेशन के ऊपर फोकस करना होगा। अब कोई सोल्यूशन नहीं है, और क्लाइमेट मॉडलिंग के थ्रू इसके इम्पैक्ट को हमें समझना होगा, ताकि इसको हम मिनिमाइज कर सके इम्पैक्ट को। तो इंडिया में हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज के ऊपर फोकस करना होगा, अपना वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना होगा, ताकि किसी भी वर्स्ट कंडीशन के लिए हम तैयार रहें। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है मेंस का और ये प्रीलिम्स का। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।